नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर, तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। मध्य प्रदेश के खरगोन में दर्दनाक बस हादसा, दसंगा और डोंगरगांव के बीच बोरार नदी के पुल की रेलिंग तोड़ते हुए बस गिरी नीचे, 15 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए बस हादसे पर जताया दुख। ट्वीट के माध्यम से कहा, खरगोन में हुए बस हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर से अत्यंत दुख हुआ। प्रधानमंत्री ने खरगोन हादसे पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने पीएमएनआरएफ से हर मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। वहीं प्रत्येक घायल व्यक्ति को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतक जनों के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं और दुख व्यक्त किया। घटना के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश किए जारी। मध्य प्रदेश सरकार ने की खरगोन में हुई बस दुर्घटना में मृतकों के परिवारजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए राशि और कम और साधारण घायलों को 25,000 और दुर्घटना में घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था की घोषणा। तमिलनाडु में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए का छापा। मदुरै अध्यक्ष मोहम्मद कैसर को डिंडीगुल जिले के पझानी में किया गया गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की। अनंतनाग, कुलगाम, पुंछ और अन्य जिलों में छापेमारी जारी। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए कल होना है मतदान। निर्वाचन आयोग ने की खास तैयारियां। कर्नाटक में कल होने वाले मतदान के लिए 2613 प्रत्याशी मैदान में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर की 162वीं जयंती के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। इससे पहले अमित शाह ने कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में टैगोर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन किए अर्पित। अमित शाह ने टैगोर की स्मृति से जुड़ी पुरानी तस्वीरों और टैगोर से जुड़े सामान का किया अवलोकन। मणिपुर में स्थिति धीरे धीरे हो रही है सामान्य। राज्य में पिछले 2 दिनों में हिंसा की कोई खबर नहीं। मणिपुर सरकार ने अधिकांश जिलों में कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील देने का भी निर्णय लिया। कर्फ्यू में ढील के दौरान बाजारों में निकले लोग। मणिपुर में कोकिमी पहल के तहत केसो, चूड़ाचांदपुर जिला प्रशासन और 9 सेक्टर असम राइफल्स ने 518 भटके हुए लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। गृह मंत्री ने कहा, मणिपुर में स्थिति नियंत्रण में। अमित शाह ने यह भी कहा कि मणिपुर सरकार मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के विषय पर निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों से परामर्श करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा, अदालत ने जो आदेश पारित किया उस पर सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श किया जाएगा। G20 के तीसरे विकास कार्य समूह की बैठक आज से गोवा में जारी। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। बैठक में महिला पुरुष के बीच समानता और महिलाओं के अगुवाई में विकास के लिए सभी अहम फैसले लेने में उनकी भागीदारी पर है फोकस। कल विकास कार्य समूह से इतर महिलाओं की अगुवाई में विकास और विकास के लिए डेटा जैसे विषयों पर हुई पैनल चर्चा। झारखंड में टॉप 5 नक्सलियों ने सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में वो शामिल हुए और इसकी मुख्य वजह केंद्रीय बलों द्वारा सघन निगरानी और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के प्रयासों को एक नतीजे के रूप में देखा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में तेज हुआ तूफान मोचा, कल तक चक्रवाती तूफान में बदलने के आसार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आंध्र समेत आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। मछुआरों, जहाजों और छोटी नावों को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने के लिए कहा गया। अनुमान के मुताबिक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश और तेज हवाएं चलने की उम्मीद। मौसम कार्यालय ने कहा कि जैसे ही चक्रवात मोचा आगे बढ़ेगा, इससे दक्षिणी राज्यों में बारिश होने की उम्मीद। अनंतनाग में मॉर्गन ट्रॉप के ऊंचे इलाके में भारी बारिश
और बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मनाली ले राजमार्ग के पास बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से लोगों को हो रही हैं दिक्कतें। इजरायल के विदेश मंत्री अली कोहेन आज से भारत के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के साथ वार्ता होगी, जिसके बाद वो 3 मूर्ति हाइफा चौक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इजरायली विदेश मंत्री भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित भारत इजरायल बिजनेस फोरम में भी होंगे शामिल। इजरायल के विदेश मंत्री अली कोहेन शाम को आगरा के लिए होंगे रवाना। उनका मुंबई जाने का भी है कार्यक्रम। वर्ष के अंत तक इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा के तैयारी के सिलसिले में इजरायली विदेश मंत्री की ये भारत यात्रा हो रही है। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी फिल्म केरल स्टोरी टैक्स फ्री की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी जानकारी कि राज्य में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में द केरल स्टोरी के बैन को लेकर दी सूचना जारी की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिल्म द केरल स्टोरी को बैन करने का किया फैसला। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की वाणिज्य मंत्री मैरी नैक के साथ व्यापार और निवेश पर छठी भारत कनाडा मंत्री स्तरीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने कनाडाई वाणिज्य मंत्री के साथ व्यापार समझौते की त्वरित प्रगति पर चर्चा की। कर्नाटक मुस्लिम आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। 25 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले में गुजरात सरकार कोर्ट में दोषियों से जुड़ी फाइलें पेश की जाएंगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को लगाई थी फटकार। आफ्ताब पूनावाला को हत्या के आरोप में मुकदमे का करना होगा सामना। साकेत कोर्ट ने आफ्ताब पर आईपीसी धारा 302 हत्या धारा 201 सबूतों को नष्ट करने के तहत आरोप किए थे। मामले की अगली सुनवाई 1 जून को। प्रधानमंत्री ने गुरुदेव टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा, गुरुदेव टैगोर को उनकी जयंती के अवसर पर मेरी श्रद्धांजलि। कला से लेकर संगीत, शिक्षा से लेकर साहित्य तक उन्होंने कई क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपने ट्वीट संदेश में कहा, मैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नायक गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि करता हूं अर्पित। उनके आदर्शों ने महात्मा गांधी सहित कई लोगों को किया प्रभावित। प्रधानमंत्री ने महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि साहस, शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप को उनकी जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार की 3 जन सुरक्षा योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को आज 8 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 6,64,000 से ज्यादा परिवारों को सहायता मिली है। प्रधानमंत्री ने आज ही के दिन 2015 में कोलकाता में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को आज 8 साल पूरे हो गए। ये योजना अप्रत्याशित घटना और वित्तीय अनिश्चितताओं से मानव जीवन को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण घाटी के वादियों का आनंद लेने के दौरान रास्ता भटक गए 5 पर्यटकों को पुलिस और स्थानीय बचाव टीम ने रेस्क्यू कर लिया। प्रशासन ने रेस्क्यू के बाद सैलानियों को सुरक्षित कसौल पहुंचाया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने स्टेबल आउटलुक के साथ भारत के दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग BBB की पुष्टि की। न्यूयॉर्क स्थित रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत की रेटिंग दूसरे देशों की तुलना में मजबूत विकास दर और लचीले वित्त की ताकत को दर्शाती है। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी ने भारत को मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में विश्व स्तर पर 6% की दर से सबसे तेजी से बढ़ने वाली फिच रेटेड सॉवरेन में से एक होने का अनुमान लगाया। भारत का कोयला आयात वित्त वर्ष 2022-23 में 30% बढ़कर 64 करोड़ रुपए टन रहा। यह आंकड़ा इससे पहले वित्त वर्ष में 12 करोड़ टन था। कोकिंग कोल का आयात 2022-23 में 5% से ज्यादा बढ़कर 5 करोड़ टन रहा। इससे पहले पिछले वित्त वर्ष में आंकड़ा 5 करोड़ टन था। मार्च 2023 में गैर कोकिंग कोयले का आयात
1 करोड़ टन से ज्यादा था, जो पिछले साल इसी महीने में 1.26 करोड़ टन था। वक्त एक ब्रेक का। बंगाल और बिहार का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है और वहाँ के लैंड ओनर्स भी ट्राइबल्स ही हैं। हमें किसी भी तरह से उनकी जमीन पर कब्जा करना होगा। जमीन हमारा है, देश हमारा है। तुम विदेशियों के आगे कह चुके हैं हम सब। वैसे कौन है ये नया हीरो? ही इज ए लोकल ट्राइबल। हमारे घर में घुसकर हमला किया है ना उन लोगों ने। अब हम उनके गिरबान में घुसकर हमला करेंगे। What's his name? बिरसा मुंडा सर। जय बाबा बिरसा। एक नई सुबह, एक नई उड़ान, एक नया सफर, मनोरंजन, मस्ती और सेहत की एक नई शुरुआत। सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत करते हैं अन्य खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच शेयर बाजार में नजर आ रही है खरीदारी। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स मजबूत। सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयर हरे निशान में। फिलहाल सेंसेक्स 222 अंकों की तेजी के साथ 61,987 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। वहीं निफ्टी 64 अंक बढ़कर 18,329 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। हैवीवेट शेयर्स में खरीदारी देखी जा रही है। बाजार में आज तकरीबन हर सेक्टर में दिख रही है तेजी। निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल और आईटी इंडेक्स हरे निशान में। ऑटो, मेटल और फार्मा सहित प्रमुख इंडेक्स भी बढ़त दिखा रहे हैं। टॉप गेनर्स में बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी, एसबीआई शामिल। टॉप लूजर्स में एचसीएल टेक्स, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस के साथ साथ कोटक बैंक शामिल हैं। आज के शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में मामूली गिरावट दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले रुपये 8 पैसे गिरकर 81 रुपये 86 पैसे पर आ गया। ब्रेंट क्रूड में $2 की तेजी। क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में $2 से ज्यादा बढ़कर $76 प्रति बैरल के आसपास। वहीं WTI यानी अमेरिकी क्रूड 2.5% से ज्यादा बढ़कर $73 प्रति बैरल पर। वहीं एशियाई बाजारों में बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है। एसएक्स निफ्टी मामूली फीसदी की कमजोरी के साथ, वहीं स्ट्रेट टाइम्स में भी 0.5% से कम की गिरावट। हैंगसेंग में 0.39% की कमजोरी। वहीं निकाई 0.5% की बढ़त के साथ तो ताइवान में फ्लैट ट्रेडिंग नजर आ रही है। सोमवार के कारोबार में यूएस मार्केट पर दबाव देखने को मिला। इन्फ्लेशन को लेकर निवेशक अलर्ट पर रहे। सोमवार को डाउ जोन्स में 56 अंकों की गिरावट रही और ये 33,618 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं S&P 500 इंडेक्स में 2 अंकों की मामूली तेजी। सेबी ने रूस की 3 कंपनियों को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि एफपीआई के रूप में पंजीकृत होने के लिए लाइसेंस दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस फैसले से ये कंपनियां भारतीय पूंजी बाजार में निवेश कर पाएंगी। कैनरा बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में 3,174 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जो कि पिछले साल समान अवधि में 1,666 करोड़ रुपए था। इजराइल ने गाजा पट्टी पर जोरदार हवाई हमले कर उग्रवादी संगठन इस्लामिक जिहाद के 3 कमांडर्स को मार गिराया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की इस एयर स्ट्राइक में 12 लोगों की हुई मौत।
इजरायली सेना ने उग्रवादी संगठन इस्लामिक जिहाद को लक्ष्य कर मंगलवार सुबह गाजा पट्टी पर जोरदार हवाई हमला किया। संगठन की ओर से जानकारी दी गई कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जिन लोगों को निशाना बनाया उनमें अल कुदस ब्रिगेड के सैन्य परिषद के सचिव कमांडर जिहाद शकीर अल गनम शामिल थे। इसके अलावा अल कुद्स ब्रिगेड के उत्तरी क्षेत्र के कमांडर खलील सलाह अल बेहतीनी और वेस्ट बैंक में अल कुदस ब्रिगेड के सैन्य विंग के प्रमुख तारिक मोहम्मद एजुद्दीन शामिल हैं। दावा किया गया है कि संगठन के कमांडर्स ने उनके साथ उनके परिवार को भी मारा है। 3 कमांडर सहित 12 लोगों की मौत हुई। इस्लामिक जिहाद संगठन ने इजरायल के खिलाफ लड़ाई जारी करते हुए यह ऐलान किया कि इन हमलों से उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हुई। इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से कहा गया कि इस्लामिक जिहाद के जिन कमांडर्स को मार गिराया गया वे इजरायली नागरिकों के खिलाफ आतंकी साजिश रच रहे थे। इजरायल ऐसे किसी भी शख्स को नहीं छोड़ेगा जो इजरायल के खिलाफ आतंकवाद फैलाएगा। पूरी ताकत से इजरायल की रक्षा की जाएगी। इन हमलों को लेकर यह कहा गया कि इस्लामिक जिहाद संगठन की ओर से दिखाई जा रही आक्रामकता का जवाब था। ये इसी संगठन ने 2 मई को दक्षिण इजरायल में 102 रॉकेट दागे थे। कनाडा ने चीन के राजनयिक झाओ वई को देश से निष्कासित कर दिया। चीन के राजनयिक पर राजनीतिक दखल और कनाडा के सांसद को निशाना बनाने की कोशिशों का आरोप लगाया गया। कनाडा के इस कदम से दोनों देशों के संबंध बिगड़ने का खतरा। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जॉली ने एक बयान में कहा कि उनकी सरकार ने टोरंटो स्थित चीनी राजनयिक झाओ वई को देश छोड़ने का आदेश दिया। विदेश मंत्री मेलानी जॉली ने कहा कि हम अपने आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर चीनी ने जो लोग हैं उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कनाडा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से किया इनकार। चीन ने दोहराया कनाडा के घरेलू मामलों में कभी नहीं किया हस्तक्षेप। चीन ने एक बार फिर समुद्री सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए सोमवार को हथियारबंद नौकाओं से घुसपैठ की। घुसपैठ दक्षिण चीन सागर में की गई जहां भारत और आसियान देशों के नौसेनाओं का सैन्य अभ्यास चल रहा था। अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने भारत की 27 वर्षीय इंजीनियर ऐश्वर्या थाटिकोंडा के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की, जिनकी 6 मई को टेक्सास के एलन मॉल में हुई गोलीबारी की घटना में मृत्यु हुई है। वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वे मृतका के परिवार और स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है। उसने कहा कि हर अधिकारी संभव प्रयास कर रहा है कि सहायता जो है वो जमीनी स्तर पर पहुंच पाए और स्थिति पर नजदीकी से नजर रखे हुए है। रूस के साथ जारी जंग के बीच यूक्रेन के कई शहर हुए खंडर। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी को हराने की याद में मनाए जाने वाले विक्ट्री डे की पूर्व संध्या पर रूस ने यूक्रेन के अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला उस पर किया। कीव के मेयर ने बताया कि रूस ने 60 ईरानी कामिकाजी ड्रोन्स दागे हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 36 ड्रोन्स कीव शहर पर दागे गए जिनमें मार गिराया गया। मेयर ने कहा राजधानी में एक ईंधन डिपो, कार इमारतों और बुनियादी ढांचे में हुए नुकसान के कारण कम से कम 5 लोग घायल हुए। साथ ही उड़ीसा के काला सागर शहर में गोदाम में हुए मिसाइल हमले के बाद आग लगने के कारण 3 लोग हुए घायल। यूक्रेन सेना के अधिकारियों के अनुसार पिछले 24 घंटों में खार्किव, खेरसान, माइकोलाइव और ओडिशा क्षेत्र में 16 रॉकेट दागे गए। वहीं रूस ने कहा कि यूक्रेन की सेना ने सोमवार को बेलगोरोड के सीमावर्ती क्षेत्रों में गोलीबारी की। इन हमलों में 5 लोग घायल हुए और कई घरों और बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष आज कीव का करेंगे दौरा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत करेंगे। यूरोपीय संघ के प्रवक्ता ने कहा कि ईयू प्रमुख का दौरा यूक्रेन के प्रति यूरोपीय संघ के समर्थन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया और यूरोपीय संघ शुरू से यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा करता चला आ रहा है। यूरोपीय संघ ने रूस के कई अधिकारियों और उद्योगपतियों पर पाबंदी लगा रखी है। पिछले सप्ताह हुई गोलीबारी की 2 घटनाओं के बाद सर्बिया में हजारों लोगों ने इस हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी बेलग्रेड में बेहतर सुरक्षा की मांग करते हुए टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले हिंसक कंटेंट पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कई मुख्य मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की। सर्बिया में पिछले सप्ताह हुई गोलीबारी की 2 घटनाओं में 17 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल थे। वहीं गैर कानूनी हथियारों को जमा कराने के लिए 1 महीने का समय देने के बाद सर्बियाई पुलिस को
पहले ही दिन करीब 1500 हथियार सौंपे गए। चिली में नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए सलाहकारों के चुनाव में दक्षिणपंथी पार्टियों को बड़ी सफलता मिली है। इसमें राष्ट्रपति पद के पूर्व रूढ़िवादी उम्मीदवार एंटोनियो कास्ट की रिपब्लिकन पार्टी को 35% वोट मिले। वहीं चिली के वर्तमान राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक की वामपंथी गठबंधन को करीब 28% वोट मिल पाए। ये मतदान 50 सदस्यीय संवैधानिक परिषद में सीटों की स्थिति तय करेगा। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक पिछले साल सितंबर में नए संविधान का मसौदा लागू करवाने में बुरी तरह से असफल रहे। उस समय नए संविधान को लेकर हुए मतदान के दौरान करीब 62% लोगों ने तैयार किए गए मसौदे के खिलाफ वोट कर उसे खारिज कर दिया था। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा पहुंचे सूडान के विशेष प्रतिनिधि दफाअल्ला अल हज ने बताया, रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स के कुछ रिहायशी इलाकों में घुसे होने की वजह से सेना स्थिति से ज्यादा आक्रामकता से नहीं निपट रही। अल हज ने दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान एक स्थायी संघर्ष विराम और नागरिकों को मानवीय सहायता देने जैसे मुद्दों पर बात की। पूर्वी कांगो में बाढ़ जनित हादसों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 400 के पार पहुंची और कई लोग अब भी लापता। बाढ़ की सबसे बुरी तरह से प्रभावित काले के प्रशासक ने बताया कि 401 शव मिले और अन्य का पता लगाने का प्रयास जारी है। केरला के जंगलों में लगी आग के बीच केरला के अल्बर्टा प्रांत में तेल और गैस का कुछ उत्पादन किया गया बंद। जंगलों में लगी आग के कारण अल्बर्टा में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई। आग की वजह से करीब 30,000 लोगों को उनके घर खाली करने पड़े। अल्बर्टा प्रशासन के मुताबिक प्रांत में इस साल करीब 3,90,000 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। वहीं अल्बर्टा में फिलहाल करीब 100 जगहों पर जंगलों में आग लगी हुई है, जिसमें करीब 27 जगह आग नियंत्रण से बाहर। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। ये मुकाबला मुंबई के घरेलू मैदान वानखेड़े पर खेला जाएगा। ईशान किशन को आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए केएल राहुल के विकल्प के रूप में चुना गया। केएल राहुल को लखनऊ सुपर जायंट्स और राहुल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए आईपीएल मैच के दौरान चोट लग गई थी। बीसीसीआई द्वारा जारी प्रेस रिलीज में उमेश यादव और जयदेव उनादकट की चोट के बारे में बताया गया, हालांकि उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया गया। ताशकंद में चल रहे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। पहली बार विश्व चैंपियनशिप में खेल रहे भारतीय मुक्केबाज सचिन सिराज ने मोल्दोवा के सरगई नोवाक को हराकर अगले दौर में किया प्रवेश। वहीं नवीन को हार का सामना करना पड़ा। अंतिम 16 के मैच में नवीन को 2021 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता स्पेन के इमैनुअल रेज ने 5-0 से शिकस्त दी। भारतीय मुक्केबाज गोविंद को प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता के 48 किलोग्राम भार वर्ग में गोविंद को शीश बरिए और 2021 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता शकील अल खवैरदोवी ने 5-0 के अंतर से हराया। भारतीय भारोत्तोलक अजीत नारायण एशिया चैंपियनशिप के पुरुषों की 73 किलोग्राम स्पर्धा के ग्रुप बी में पहला स्थान प्राप्त कर चुके हैं। अजीत कुल 307 किलोग्राम का भार उठाकर पहले स्थान पर रहे। वहीं भारतीय भारोत्तोलक अचिंत्य श्योली ने एशिया चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम में ही 305 किलोग्राम भार वर्ग उठाकर दूसरा स्थान बनाया। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी और उनकी विश्व विजेता टीम अर्जेंटीना ने लॉरिस स्पोर्ट्स अवार्ड जीता है। मेसी को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। वहीं फीफा विश्व कप विजेता अर्जेंटीना को टीम ऑफ द ईयर का खिताब मिला। जमाइका के स्प्रिंटर शेली एंड फ्रेजर प्रिस को लॉरियर स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में यह खिताब मिला। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।